प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले मरियम नवाज ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। लॉन्ग मार्च का असल मकसद आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ दिया। मरियम नवाज की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान पर संगीन इल्जामात। ISI के साबिक सरबराहान को भी रगड़ कर रख दिया। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल को सकूत ढाका से कबल पेश आने वाली सूरत हाल से मिला दिया। एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक खतरनाक बयान खुलकर सामने आ गए। नवाज शरीफ को इलेक्शन में उनके हल्के से हराने का चैलेंज दे दिया। खान की लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख में तब्दीली के पीछे छुपे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की DG ISI और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना अंदाज पर अपनी ही पार्टी परेशान। सीनियर क़यादत ने इमरान खान को नताइज से मुतालिक खबरदार कर दिया। क्या इमरान खान जारहाना बयानात से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने में कामयाब हो सकेंगे? ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार काशिफ बासी साहब। काशिफ साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा काशिफ साहब, वैसे तो सियासी मंजरनामा थोड़ा सा डिस्कस होने वाला है, लेकिन स्टार्ट करेंगे अरशद शरीफ शहीद की कत्ल से मुतालिक जो कमीशन बनाया गया था, उनकी वालदा ने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया कि हम सबको मालूम है। अब ये जो आपको लग रहा है कि इस केस में जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं या अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं, कुछ सीरियसनेस है कि इसके ऊपर सीरियस कमीशन बने और सीरियस तरीके से इसको प्रोब किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, या अभी तक की जो डेवलपमेंट है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है? देखिए, अगर उनकी वालदा ने जो तहफ़्फ़ुज़ात या मुस्तरद किया इस कमीशन को, अगर मेरे से पूछते तो शायद मेरा भी यही रद्द-ए-अमल होता। देखिए, पाकिस्तान में कमीशन बहुत बनते हैं। कमीशन आपको किस किस्म का चाहिए? ऐसे लोग हों उस कमीशन में जिनके ऊपर सबको एतबार भी हो, ये भी हो कि ये आई वॉश नहीं होगा, मिट्टी पाव किस्म का कमीशन नहीं बनना चाहिए। एक तगड़ा कमीशन होना चाहिए जो कम से कम जो फैक्ट्स हैं, जो इस चीज के पीछे जो चीजें मुहर्रिकात हैं उसको प्रूव करे। और उसके लिए क्योंकि जो मुहर्रिकात हैं, क्योंकि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, उसको दुबई क्यों छोड़ना पड़ा, ये सारी चीजें वो हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कमीशन तो शायद इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन व्हाट यू डोंट वांट इज एन आई वॉश कि कमजोर लोगों का कमीशन बना दिया जाए सिर्फ इसलिए कि खपत करनी है तो कोई भी 3 नाम दे दिए जाए। आई थिंक दिस इज वाई बहुत से लोगों का ख्याल है कि UN का कमीशन, आपको याद होगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के वक्त भी बना था, एक प्रोफेशनल तरीके से इस सारे की छानबीन की जाए। जो भी वाकयात हैं, जो भी मामलात हैं, वो सारे को एक स्ट्रॉन्ग कमीशन ही उसकी तहकीकात कर सकता है। काशिफ, अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट में बताया कि एयरवे के जो मालिक हैं वो भी ये वेलकम, उन्होंने भी कहा कि जनाब आपने वो बनाना था, आई एम रेडी टू कम। जिस तरीके के आप लोग फील करते हैं कि शायद आपके ग्रुप को, आपके मालकान को हुकूमत या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मुझे तो, मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि शहबाज शरीफ साहब बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो भी अरशद के उनसे कोई अगर प्रोफेशनल इश्यूज़ भी हैं, उनके घर जाना चाहिए था। इनको कंडोलेंसेस उनकी माँ से, बच्चों से और उनकी बेगम साहिबा से करनी चाहिए थी। एक तो आप गए नहीं है वहाँ पे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है सबके लिए, दोस्तों के लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए हुए। प्लस इन्हें क्या मसला है कि एक उनको लेटर लिखें जो UNO के जो मुस्तकिल नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, जी आप वहाँ पर मूव करें, कमीशन बनाएं और उसके लिए जो भी अखराजात हैं मेरा ख्याल हुकूमत पाकिस्तान को बेयर करने, वो नहीं कर सकते तो बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके लिए फ़ंड रेजिंग की जा सकती है। अरशद का जो मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, ये कोई आम बात तो है नहीं, तो क्यों अभी तक मतलब शहबाज शरीफ साहब का ना जाना, मतलब अरशद के घर, अगर हो सकता है उनको वहाँ पे थोड़ी सी कोई हो सकती थी, अब मुमकिन था कि वो अपने गम गुस्से का इजहार भी करती फैमिली, लेकिन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ये उन्हें फेस करनी चाहिए थी चीज़ें, जाना चाहिए था इनको, नहीं गए वो। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ रऊफ साहब, उनको जाना भी चाहिए था। हुकूमत को इससे ज्यादा सिंपैथी दिखानी चाहिए थी जितनी उन्होंने दिखाई है। जरा सिर्फ ये देखें, 2 डिफरेंट एंगल्स में आपको दिखा देता हूँ। एक तो अभी एक खातून सहाफी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये सदफ बीबी जो उनकी शहादत हुई है, उस पर मुस्लिम लीग में उनका रिएक्शन देखें। जो अरशद शरीफ की शहादत हुई है उस पर मुस्लिम लीग में उनका रिएक्शन। इसमें भी अगर आपने रिएक्शन देखना तो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का रिएक्शन देखें। वेरी बैड, वेरी अफसोस। उन्होंने सवाए इसके एक मॉकिंग ट्वीट की जिसमें वो सबक सिखाने की कोशिश कर रही हैं
किसी ने, खुसूसन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, देखिए आपके इख्तलाफात होंगे, वो आपकी पॉलिटिक्स से डिसएग्री करते होंगे अरशद शरीफ साहब, अरशद का जो भी मसला हो, आप ज्यादा सिंपैथेटिक हो सकते थे, लेकिन आप उसका रिएक्शन देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, ट्विटर हो, मिनटों में उन्होंने ट्वीट की जब ये कंटेनर के नीचे आई, और अरशद शरीफ की बात के वक्त सिर्फ जो पहली ट्वीट उन्होंने की वो भी 24 घंटे के बाद, वो ट्वीट ये थी कि सबक सीखना चाहिए। ये आपको बता देता है कि वो अरशद शरीफ की शहादत को देख कैसे रहे। दूसरा, आप सिर्फ हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, इवन आप जो ISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको भी देखें, राना सनाउल्लाह साहब हों, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, उन्होंने सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग की, ऐसी बातें कर रहे हैं जिन चीजों का हमें भी बहुत सी चीजों का, अव्वल तो बहुत सी चीजें झूठ हैं, जो कि मैंने भी चेक की, अपनी मैनेजमेंट से चेक की, ये फार्म हाउस किसका है, सलमान इकबाल साहब का है? नहीं है उनका, ये मैंने भी चेक किया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सलमान इकबाल साहब के इस फार्म हाउस से, इनकी बिलोंगिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वैसे ही यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है या इस तरह का जानबूझकर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, उनका कोई ताल्लुक नहीं फार्म हाउस से जहाँ से ठहरा हुआ था, ठीक है। और ये आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, सोने की स्मगलिंग चेक करें, ये राना सनाउल्लाह ने पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा, दे स्टार्टेड पॉइंटिंग फिंगर्स, पहले दिन से वो इस तरह की चीजें जो वो कह रहे हैं, अगर आप ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अलग-अलग देखें कि किस तरह, एक तो फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो गई, इसके ARY को चेक करें, क्योंकि इन्होंने बाहर निकाला, उस दिन हम प्रोग्राम में भी इकट्ठे थे, मैंने उस दिन भी कहा, अरशद शरीफ ने प्रेसिडेंट को खत लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा, 16 FIR थी अरशद पर, FIR होने के बावजूद वो पाकिस्तान से नहीं गया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सारे उसको कहते थे वीजे लगवाओ, वो नहीं लगवाता था, क्योंकि उसका एक बड़ा क्लियर जवाब होता, चीज तो मैंने कहीं नहीं जाना, मैं पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाऊंगा। ऐसा ही है। और कोई तो हालात ऐसे हुए होंगे कि अरशद ने, हम सारों का ये ख्याल था कि अरशद पे प्रेशर बढ़ रहे हैं और उसको पाकिस्तान से जाना चाहिए, थोड़ा कूलिंग ऑफ होती है। अमूमन लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, थोड़ा सा जो हालात में गर्मी होती है वो ठंडी होती है, एंड देन यू कम बैक एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन, एक कूल ऑफ पीरियड होता है। ये असेसमेंट उस वक्त की होती है, हर एक की थ्रेट परसेप्शन भी अपनी होती है, हर एक का मशवरा भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने अब तक इसको हैंडल किया है, जैसे मैंने कहा कि किसी की तरफ से अगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जाने से ट्वीट ही नहीं आई, या इस इतना बड़ा वाकया हुआ, जनाजे से देख लें कि लोग क्या सोचते हैं, लोग किस तरह रिएक्ट किया, लोगों ने, जो आम लोग थे। एक अच्छी चीज़ थी, मेरा ख्याल है हमें उनको कम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हम आप और मैं भूल ना जाएं। वो शाहिद खकान अब्बासी साहब गए थे, मैंने उनको देखा था, अरशद के घर के बाहर मौजूद थे और अफसोस के इजहार के लिए भी गए थे। एटलीस्ट शाहिद खकान अब्बासी वाज देयर, मैंने उनको देखा। मुस्तफा खोखर थे, उनको मैंने देखा वहाँ पे। तो पहले दिन आ गए थे जी, मुस्तफा खोखर तो पहले दिन, बिकॉज मैं ज़ाहिर है मैं उनके साथ बैठा भी रहा काफी देर। मिफ्ता इस्माइल थे पहले या दूसरे दिन, मरियम औरंगजेब साहिबा भी आई थी, और सबको ये कहा गया था कि जिसने आना, फैमिली की तरफ से बड़ा क्लियर था कि जो आना चाहे हम किसी को, अब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े डिसेंट हैं, उनकी वालदा हूँ, अगर सुमैया हमारी बहन, अरशद की मिसेज हूँ, दे आर वेरी समझदार, पढ़े लिखे, एक नोबल और बड़ी फैमिली से ताल्लुक है। अब उनको भी पता है कि जो आ रहे हैं कंडोलेंसेज के लिए, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कैसे उनके साथ बात करनी है। एग्री विद यू। सो इस वजह से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि किसी को हाई लेवल पे आना चाहिए था। आके अगर सिर्फ ये अपना देखिए, ऐसे वक्त में ना किसी ने कुछ किसी को देना होता, ना किसी ने कुछ लेना या मांगना होता, ये खाली प्रेजेंस ही काफी होती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये दुख दर्द में सारे। अच्छा, मुझे काशिफ याद है कि जब अरशद के 2011 में मई 2011 समथिंग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब अरशद के वाले साहब की और भाई की एक ही दिन में डेथ्स हुई थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उसके बाद अरशद के घर आए थे कंडोलेंसेज के लिए। आई रिमेंबर दैट, वो अरशद के पास आए थे। ये लंदन में मैं अरशद वगैरह वहाँ रिपोर्टिंग करते थे, तो हमारी बड़ी मुलाकातें रहती थी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, तो अच्छा ताल्लुक था। इसके बावजूद अगेन अरशद रिपोर्टिंग साहब थे, हमारा काम था, हमने करनी थी। तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त आए थे जब वज़ीर आला थे, अब वज़ीर आज़म बन के बदल गए हैं, दैट्स अनदर थिंग। अदरवाइज उस वक्त आए थे उसके अरशद के पास, वहाँ G11 घर में। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक चीज जो दिखाई है सारे वाकये के दौरान, वो ये कि अरशद को उन्होंने एक एडवर्सरी के तौर पर ट्रीट किया। आप जिस तरीके से उन्होंने सारे मामले को हैंडल किया या मिस हैंडल किया,
दूसरी तरफ इतना इतना ग्रूसम मर्डर है ये। इन हालात में आपने इससे पहले की इन्वेस्टिगेशन देखें, ये किनिया में मर्डर, हमारे पास सवाए पुलिस की रिपोर्टों के कोई इंफॉर्मेशन नहीं। पुलिस की रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही थी जो उधर से आ रही थी, एक रिपोर्ट आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। इन्होंने पहले दिन से फिंगर पॉइंटिंग करनी शुरू कर, जिसकी वजह से ये खदशा हुआ सारों को कि ये तो अब सारे का सारा मलबा किसी के ऊपर डालना चाहते हैं, चाहे वो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो पहले दिन से हो रही हैं। उसको देखकर ये लगा कि अगर कमजोर कमीशन बना तो ये जो चाहते हैं कि ये डाल देंगे किसी के सर गर्दनें ढूंढ रहे हैं 2-4 की, तो उसी में डाल देंगे, चले फिट कर दें लोगों को। एग्जैक्टली। सो इस वजह से अगर तो खामोश रहते और कहते कि जनाब जो भी कमीशन या इंक्वायरी कमेटी जो बनी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कमीशन बनेगा, ये जो कहेगा हम उस तरह चलेंगे। इन्होंने तो पहले दिन साहब मलबा डालने के लिए वो फॉल गाय जो होता है ना, हर एक को फॉल गाय चाहिए होता है। सियासत पोलिटिसाइज किया मसले को, हम बार बार कहते कि इन्वेस्टिगेट करें, ये फैक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेट करें, ये फैक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेट करें। वहां से फैक्ट्स पर बात नहीं हो रही थी, फिक्शन पे बात हो रही थी कि चीजें घड़ी जा रही थी, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से मेरा ये बड़ा कंसिडर्ड व्यू है कि रऊफ साहब जब तक एक हाई पावरफुल कमीशन नहीं बने, यूएनओ वाला ज्यादा वो रहेगा, वी एग्री विद दैट, और इसको हम ये काशिफ फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप हम सारे दोस्त हैं। अभी रबिया के पास कुछ मेरा ख्याल है सियासी कोई क्वेश्चंस हैं, जरा उस पर भी आपसे बात कर लें, आपका फायदा उठा लें। अच्छा काशिफ, जिस तरह से आपने मरियम नवाज का जिक्र किया, थोड़ी सी उनकी सियासी जो सरगर्मियां हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आज उन्होंने बड़े टाइम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शी वाज नॉट अवेलेबल, जिस तरह से एक नज़र नहीं आ रही थी, जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसके ऊपर बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स गुजरे। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ज़रूरत महसूस की उन्होंने? क्या यहाँ पर जो मकामी लीडरशिप है या यहाँ पर जो हुकूमत है उससे हैंडल नहीं हो रहे लॉन्ग मार्च के मामला और दीगर मामला, जिसकी वजह से उनको बोलना पड़ा वहां बैठ के? मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह के मामला है, क्योंकि देखिए जो फैसला करना है वो नवाज शरीफ साहब ने करना है। उन्होंने तो कल ट्वीट के जरिए अपना फैसला तो सुना दिया कि फेस चेकिंग नहीं देनी, बातचीत नहीं करनी, इमरान खान को वे आउट नहीं दिया। तो फैसला तो मियां नवाज शरीफ ने कर दिया, मरियम नवाज शरीफ साहब उसमें आज तो कुछ नहीं कर सकते। एक चीज तो ये भी है कि आज ही शहबाज शरीफ साहब चाइना गए, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ज्यादा जो लाइमलाइट में रहे या जो बात करते हैं ज्यादा वजीर आजम है, वो एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर है, तो शायद दिस कुड बी अ रीजन कि वो आई, उनके पास। देखिए सवाए इसके कि जो गुफ्तगू पहले से हो रही है, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वही गुफ्तगू दोबारा की है, वो पॉलिटिकल जो गुफ्तगू होती है हमारे मुल्क में कि देखा डीजी आईएसआई ने ये कह दिया, एस्टैब्लिशमेंट को बहुत डिफेंड किया मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आके, इमरान खान साहब के ऊपर सारा मलबा गिरा के ये मार्शल लॉ भी लगवाना चाहते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट से भी मांगते हैं इलेक्शन। कुछ ऐसी बात, कोई पॉलिसी लाइन मुझे नजर नहीं आई कि कोई पॉलिसी लाइन ऐसी आई हो मरीम नवाज साहबा की तरफ से। हैंडलिंग के ऊपर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। राना सनाउल्लाह हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ही इज द होम मिनिस्टर। मुझे ही लगता है कि वो जो नैरेटिव है ना इमरान खान साहब के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून इफेक्टिवली कोई नैरेटिव नहीं बना पा रही, और जो सबसे पावरफुल टूल है मुस्लिम लीग नून के पास वो मरियम नवाज शरीफ साहब है, जो कि अमूमन जो इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव बनता वो वही बनाती, वही तकरीरें करती जलसों में जाके, उन्हीं को शायद मुस्लिम लीग नून का फॉलोअर सीरियस लेता है। बाकी बहुत से लोगों को तो जाहिर है वो इतनी ज्यादा उनकी एक्सपोजर है मीडिया की और इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून में भी ये ख्याल है कि जब मरीम नवाज साहबा बोलती है तो उनका वोटर सपोर्टर मरीम नवाज शरीफ साहबा को सुनता। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी, कोई पॉलिसी लाइन ऐसा सच मुझे नजर नहीं आई। काशिफ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल है आप भी एज ए पॉलिटिकल उस कमेंटेटर के तौर पर उसमें इंटरेस्टेड होंगे, मैं भी हूँ, शायद पूरा मुल्क होगा। इमरान खान साहब ने बड़ा बिग चैलेंज दिया है उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और मेरे खिलाफ किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने में इनको हराऊंगे। बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इससे पहले वो मरीम नवाज को शायद थ्रेट समझते थे या ये समझते थे पीएमएल नवाज के बड़ा ट्रम्प कार्ड जो हमारे पास, वो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में आएंगे और वो सब उड़ा कर रख देंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब की उस पर इमरान खान साहब ये चाहते हैं, ये मेरा ख्याल है कि आएँ वो इलेक्शन लड़ें और उसमें हिस्सा लें। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि आएँ जाएँ, ताकि ये तस्वर दिया जाए इलेक्शन बड़े फेयर और ट्रांसपेरेंट है, हमने नवाज शरीफ साहब को बहर करके इलेक्शन नहीं लड़ा है। नंबर 1, आपकी क्या असेसमेंट है, अगर ये क्लैश ऑफ टाइटन्स होता है लाहौर में किसी हल्के में, तो क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? अगर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब आमने सामने हो तो बड़ा ट्रम्प कार्ड तो उनका वही है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब हैं, और इमरान खान साहब ने उन पर हाथ डाल दिया सीधा कि आप आएँ मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। आएंगे, लड़ेंगे इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन नवाज शरीफ साहब? मेरा ख्याल है 2-3 चीजें इसमें। एक तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार मुस्लिम लीग नून के साथ की जा रही थी,
और जो मुज़ाकरात भी पसे पर्दा हो रहे थे उसमें भी मियां साहब की वापसी की बात इमरान खान साहब से भी की गई है। ये उन्होंने कहा कि जी जो उनका बयान है कि आ जाए और लड़ लें, मैं मुकाबला करूंगा इलेक्शन में, उसमें एक तो एंडोर्समेंट है उस व्यू पॉइंट की जो कह रहा था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ साहब का आना जरूरी है। तो इमरान खान साहब ने ये भी सिग्नल दे दिया कि अगर आप इनको लाना चाहते हैं इनको ले आए, ठीक, आए इलेक्शन लड़ाए इनको। एक दूसरा, इमरान खान की रीसेंट जो सक्सेस हुई है तमाम इलेक्शंस में, जहां जहां इमरान खान साहब सवाई कराची के इलेक्शन लड़े, बड़े टाइट इलेक्शन थे, हैंड पिक सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े, जो कि पीडीएम ने हैंड पिक की थी सीटें सारी, और वो सारे इलेक्शन वो जीते। उनको शायद अब ये लग रहा है कि वो एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है अमूमन आपको पॉपुलैरिटी और पॉपुलर वेव के बाद। उनको ये लग रहा है कि अब मैं नवाज शरीफ को लाहौर से भी हरा, जैसे कभी उसको जहांगीर खान साहब को आगे स्क्वैश के जो हमारे बड़े आलमी प्लेयर थे, फिर वो खबर ही नहीं बनती थी कि जनाब कि आज जहांगीर खान साहब ने वर्ल्ड लेवल पे कोई किसी को हरा दिया है, कोई चैंपियनशिप जीत दी है। आपको याद होगा इसमें 80s 90s में, आपको याद होगा जेफ हंट ने उनको पहला हराया था, पता नहीं कितने सौ मैचेस के बाद वो पहला मैच हारे थे और वो खबर बनी थी। और देखिए मुझे आज भी उस बंदे का नाम याद है जिसने जहांगीर खान को हराया था, क्योंकि खबर वो बनी थी कि हंट ने जहांगीर खान को हरा दिया। बिग न्यूज 80s में। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि दूसरा वो ये जो सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी आ गया ना उनका, उनको लग रहा है कि अब मैं पंजाब में नवाज शरीफ को उखाड़ सकता हूँ। ये काश ओवर कॉन्फिडेंस है या खान साहब वाकई आप समझते हैं कि इस लेवल पर चले गए? आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या वाकई जितनी विक्ट्रीज हो रही है आवाम उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में कि उनको लाहौर से भी हराने को तैयार है, जो कलर आया उनका पिछले 40 साल से? देखिए मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा। अच्छा, अगर मैं इमरान खान साहब की जगह होता, देखिए लाहौर के बाई इलेक्शन, पंजाब की सीटों के जो बाई इलेक्शन हुए, जब 20 MPs गए थे, वो भी एक के अलावा वो सीटें जीते। इस वक्त जो हार्टलैंड की सीटें इमरान खान साहब एक एक करके वो सारी जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको वाकई एक तो क्राउड पुल तो उनका नजर आ रहा है, इस तरह की स्वीप रोबसा जो उन्होंने किया है, खुसूसन पंजाब की सीटें ले लें, जितनी भी सीटें, चाहे वो 20 सीटें MPA के इलेक्शंस की थी या अभी 3 MPA के इलेक्शन की और 8 MNA की सीटें थी, जिसमें से पंजाब की सीटें भी थी, एक उनकी तहरीके इंसाफ को एक पॉपुलर वेव नजर आ रही है कि वो अब जो कहते हैं ना कि मैं बार बार वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो अनबीटेबल हो गए। वो हारेंगे तो सही कुछ हल्के, लेकिन लार्जली जहां इमरान खान खड़े होंगे वहां पर तहरीके इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये शायद वो कॉन्फिडेंस है। एक तो मैसेज, मल्टीपल मैसेजिंग है, वापस आए मुझे कोई एतराज नहीं, वेरी ट्रू, अहल हो जाए मुझे कोई एतराज नहीं, ना सिर्फ ये कि मुझे एतराज नहीं, मैं इनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ूंगा। और व्हाट अ स्टेटमेंट दिस विल बी कि अगर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन हरा दिया, उनकी एक लाहौर की सीट पर जो कि मुस्लिम लीग में उनका गढ़ सीट समझी जाती है। सो आई थिंक मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। मुकाबला बड़ा मजे का होगा अगर नवाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने आ गए। क्लैश ऑफ टाइटल्स जैसे मुझे ना उसकी अनोखी, वो जापानी आए थे ना ये पहलवान थे अनोखी, और हमारे झारा पहलवान लाहौर में, मुझे याद पड़ता है 80s में बहुत बड़ा एक मैच पड़ा था और अनोखी और झारा का, उसमें बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो उसी तरह का लगता है सियासी झारा अनोखी का पड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाता। अरे काशिफ, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। लास्टली इस पे लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब स्लो कर गए हैं। वो कहते हैं मैं 10 दिन बाद आऊँगा, 10 दिसंबर के करीब पहुँचूँगा, डिले हो रही हैं, स्लो हो रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं जनाब के जो कहने वाले हैं कि शायद अभी सूरज गिरने लगा है 25 अक्टूबर को, 8 नवंबर को वहाँ पे चांद गिरने लग रहा है। तो खान साहब ज़रा ये भी देखभाल के चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उस वक्त आप पहुँचे जो बैड इम्पैक्ट है, गुड इम्पैक्ट है, उनके दरमियान कहीं पे। आपको क्या लगता है कि ये इसकी स्लो होने की क्या वजह है, इसकी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की? सर मैं तो इस पे गेसवर्क ही कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेट मी बी ऑनेस्ट सर। जो भी देखें, इमरान खान साहब जो भी फैसला कर रहे हैं ना, वो फैसले सारे खुद कर रहे हैं। मशावरत कम होती है, वो फैसला डिसाइड करते हैं और बता देते हैं सारों को कि अब ये करना है। मुझे 2-3 चीजें, एक तो वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आना नहीं चाह रहे थे। ये फैसला उन्होंने बहुत पहले अपनी पार्टी को कहा कि हम बंद गली में मैं नहीं जाना चाहता। लॉन्ग मार्च और जो धरना है, ये आखिरी हथियार है, आखिरी थ्रो ऑफ द डाइस है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। वो नाकाम हो जाए तो उसके बाद फिर ऑप्शंस बड़े कम हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि फर्ज करें नाकाम हो गया तो क्या करेंगे। दूसरा, वो ये भी चाहते थे, ये तो उनका पुराना फैसला था कि
वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब की टाइम लगाएं हर हल्के में। देखें, गुजरांवाला वो जगह है, डिवीजन पूरा हारी थी तरीके साहब 2018 के इलेक्शन। तो वो जीटी रोड जो कि नवाज शरीफ साहब का गढ़ है, वहां पर एक पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं। दूसरा, ये भी खबर आई थी मार्केट में कि जो अगली अपॉइंटमेंट है उसकी अनाउंसमेंट भी 5 से 7 नवंबर के करीब करीब किसी वक्त हो जाएगी। दिसंबर मुमकिन है कि वो इंतजार कर रहे हो कि वो अनाउंसमेंट हो जाए, ताकि जब वो आगे बढ़े, और ये ना हो कि जब वो धरना एंड की तरफ जा रहा हो तो ये अनाउंसमेंट हो और फिर एक कमजोर पोजीशन पे उनको कोई पोजीशन लेनी पड़े। सो वो इस्लामाबाद आने से पहले ये इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि अगला नाम अनाउंस हो जाए। एक दफा नाम अनाउंस हो गया, उसके बाद वो देखेंगे कि उनको पोजीशन क्या लेनी है इस चीज पर। आई फील कि मैं देखें, ये सितारों की बातें पॉलिटिक्स में मुझे तो समझ नहीं आती है। अगर उनको समझ आती होंगी तो मैं उसके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता। चलें, लेकिन ठीक है, बड़ी मेहरबानी काशिफ आपकी, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया काशिफ। वासी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एक गेस्ट और उनके पास उनके कुछ वीलॉग्स हैं, उस हवाले से बात करेंगे। कामरान यूसुफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, उनके वीलॉग्स में जो बात की गई उनकी जानिब से, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे। कामरान यूसुफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अच्छा जी, उनसे हम बात करेंगे उनके वीलॉग्स के हवाले से। क्लास साहब अभी तक हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं है। उनसे करने वाला सवाल ये है कि एक तो उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक वीलॉग्स किए, उसके ऊपर बात की। जो मौजूदा सिनेरियो बन रहा है वो भी कुछ बार बार इसी चीज़ का जिक्र आ रहा है। दिस इज लॉन्ग मार्च इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इट। प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इमरान खान भी सियासी चैलेंजेस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। कमरान साहब साथ मौजूद हैं। कमरान इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स और मेरे बड़े फेवरेट हैं। मुझे इसमें कोई हार्जी शहबाज राना हूँ, कमरान हूँ शहर में, और बड़े अच्छे सोहेल भट्टी साहब हमारे कुलीग हैं, मुश्ताक घुमन हो गया, बड़े अच्छे रिपोर्टर्स हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। कमरान इज़ अ वेरी डिसेंट एंड कूल मैन। आप कभी इनके वीलॉग्स देखे ना, जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार आपको जर्नलिस्ट नज़र आते हैं, जो अंदर की खबरें भी रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट भी करते हैं। और आई विल रिकमेंड माई व्यूअर्स के वो कमरान के ज़रूर वीलॉग्स देखा करें। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टाइल और बड़ा डिसेंट तरीके से एक्सप्लेन, जो जहाँ पे चिंगाड़ मारो लुट गए, बर्बाद हो गए, पिट गए, वो पिटाके वाला जो काम होता है ना, वो आपको कमरान के उसमें नजर नहीं आता। साथ मौजूद है हमारे। उनसे प्लीज जी कामरान साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा कामरान साहब, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपके कुछ वीलॉग्स ऊपर नीचे देखने हमने देखे, सामने आए। अभी जो मौजूदा सिनेरियो बन चुका है, जिसमें मरियम नवाज भी ये कह रही हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो कनेक्ट करी हैं इसको आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ। फिर इमरान खान भी सियासी चैलेंजेस करते नजर आ रहे हैं। तो जो एक इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, आपको लगता है कि प्रेशर इनफ बिल्ड हो गया है? प्रेशर अगर तो आप बात करें कि इमरान खान साहब की तरफ से बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस तरह से वो प्रेशर बिल्ड कर पाए हैं कि जिसके नतीजे में आप ये कहें कि शायद ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करेगी। मतलब एज ऑफ नाउ तो मुझे ये लग रहा है कि एवरीथिंग जो है अकॉर्डिंग टू प्लान जा रही है। इवन के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, और उन्होंने तो अपनी जो फेयरवेल है वो भी लेना शुरू कर दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उससे अभी तक फर्क पड़ने वाला है, अनलेस के आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब कुछ इस्लामाबाद के ऊपर ऐसा हल्ला बोल दें या कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है इतनी मुश्किल में पड़ जाए या ये गवर्नमेंट रहे ही नहीं। अदरवाइज तो आई थिंक एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड और इवन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका भी जो ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनका लेजिटिमेट राइट है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो भी चाहेंगे कि इतनी अहम जो तैनाती है ये किसी भी किस्म के तनाज़े का शिकार हो। तो एज ऑफ नाउ तो लगता है कि थिंग्स आर अकॉर्डिंग एज पर प्लान जो गवर्नमेंट चाह रही है या जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। कामरान, आपको क्या लगता है, यू हैव वेरी इनसाइड सोर्सेज, आप हमेशा बड़ी बड़ी खबरें लेकर सामने आए हैं, वेरी क्रेडिबल वन, कि खान साहब के आने से पहले आर्मी चीफ का मतलब अनाउंस होगा, जब खान साहब यहाँ पे कैंप लगा के पानीपत, वो होता ना माजी में हम देखते थे पानीपत की 3 जंगें मुझे याद आती हैं कि जनाब कि वो तलवार ही फैसला करेगी कि दिल्ली पे कौन आके कब्जा करेगा, हुक्मरान होगा। तो खान साहब जब आके यहाँ पे कैंप करके बैठे होंगे, उस वक्त अनाउंसमेंट होगी
या खान साहब के आने से पहले हो जाएगी कि जनाब जिस काम के लिए आप आ रहे थे वो तो हमने कर दिया है, अब आप वहाँ जीटी रोड पे रहें या बहरा आके बैठें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका क्या टेक है इस पे कि अपने टाइम पे करेंगे या पहले कुछ चांसेस हैं उसके? देखिए, चांसेस तो बिल्कुल हैं। इनफैक्ट जो पीएमएलएन के अंदर जो खास करके, क्योंकि एक याद रखें बात के, वैसे तो लोग बहुत काइट फ्लाइंग और अंदाजे लगाते रहते हैं, ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, आई थिंक 3-4 लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता। लेकिन एक आध जो बहुत उनके पीएमएलएन के करीबी साथी हैं, उनसे कुछ अर्सा पहले जो मेरी बात हुई, तो वो इस तरफ इंक्लाइंड जरूर हैं, अगर कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मुतासर उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, तो उनके ख्याल में वो बड़े करीबी समझे जाते हैं नवाज शरीफ की, कि वो कह रहे हैं, उनका तो यही मशवरा है कि वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं है। और उनका कि माजी में इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। मौजूदा आर्मी चीफ अपने वक्त पे रिटायर होंगे, लेकिन जो उसकी अगले आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट है वो पहले कर सकते हैं। इसकी 2-3 मिसालें मौजूद हैं। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को 3 माह पहले अनाउंस कर दिया गया था कि वो अगले आर्मी चीफ होंगे। इसी तरह से 1 माह पहले गालिबन जंगीर करामत जो हैं उनको अनाउंस कर दिया गया था। तो ये एक्टिवली इसके ऊपर कंसिडर हो रहा है। मेरा ख्याल था कि शायद ये अभी तक शायद हो भी जाता, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट वो क्यों नहीं कर रही, उसकी एक और भी वजह है। एक वजह ये भी है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका पाकिस्तान का दौरा मुतवक्की है। तो वो भी एक वजह है कि क्योंकि आर्मी चीफ के भी बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं एमबीएस के साथ, तो ये भी एक रीजन है कि शायद उनके दौरे से पहले वो ये अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते, ये भी एक रीजन है। दूसरी, इमरान खान साहब की जहां तक बात कर रहे हैं, मुझे ये भी लगता है कि शायद वो इतना जल्दी आएंगे नहीं। आई थिंक वो बड़ा कैलकुलेटेड चीजें चल रही हैं, और उसका एक लिंक एमबीएस के विजिट से भी है कि ये जो अब ये देर कर रहे हैं ना इतना ज्यादा कि वो इस्लामाबाद में नहीं आ रहे, उनको ये मैसेज कन्वे किया गया है। उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट विजिट है, पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल से 2-4 है, पाकिस्तान को तवक्को है सऊदी अरब से कि कुछ वहां से हमें कोई बेल आउट पैकेज एक और मिल जाए। तो वो एमबीएस का दौरा, ये जो गवर्नमेंट भी है और खास करके जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि हर सूरत हो, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए जरूरी है कि इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक रीजन है कि इमरान खान साहब अभी तक इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं कर रहे। अच्छा कामरान, एक और भी ये बात हो रही थी मेरी किसी से, शायद आप तक भी पहुंची होगी, वो ये कहते हैं कि ये भी हुकूमत थोड़ी सी, इसको ये भी शायद खबरें हैं, कोई वो जो उसकी वहाँ पे मुलाकात का जिक्र किया जाता है, उसमें F10 में हुई थी, इसकी मशहूर ज़माना मुलाकात का जिक्र हो रहा है कि बहुत बड़ी दोनों साइड से बड़ी बड़ी शख्सियतें थी वहाँ पे। ये भी कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर समरी जाती है उसमें ये नए आर्मी चीफ के नाम के हवाले से, तो उसको 24 दिन के लिए ये जो है प्रेसिडेंट साहब हैं वो होल्ड कर सकते हैं, जैसे पहले हमने देखा उन्होंने अपनी उन पावर्स उन्होंने एक्सरसाइज की थी। तो ये भी सोचा जा रहा है कि पहले भेज दिया जाए ताकि 24 दिन वाला वो जो अगर वो करना चाहते हैं कोई इस तरह की बात, तो वो पीरियड भी गुजर जाए। एक ये भी बात मुझे किसी ने बताई है कि इस पे भी एप्रीहेंशन हैं हुकूमत के अंदर कि प्रेसिडेंट साहब उस पर बैठ ना जाएं समरी पे। आपको लगता है कुछ इस तरह की बात? देखें, होने को तो ये बिल्कुल हो सकता है। शुरू में देखें जो सदर साहब हैं, इन्होंने गड़बड़ की थी, इवन के काबीना का ओथ हो या बाकी कुछ मामलात हो, इवन वजीर आज़म को ओथ नहीं लिया था मेरा ख्याल है, बिल्कुल नहीं लिया था। हाँ, बिल्कुल वो बीमार हो गए थे या उन्होंने बहाना बना लिया था, और फिर गालिबन चेयरमैन सेनेट को वो ओथ लेना पड़ा था। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो फिर सदर साहब के तेवर काफी बदल गए। आई थिंक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और मुझे नहीं लगता, आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे, वो नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो इतना बड़ा कि वो उस समरी के ऊपर जाके बैठ जाए, मुझे नहीं लगता। अगर वो करेंगे तो दैट विल बी अ मेजर आई थिंक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ करने को तो कोई भी रोड़ा वो अटका सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि शुरू में जरूर उन्होंने इमरान खान साहब की लाइन टो करने की कोशिश की, देन ही एक्सेप्टेड द रियलिटी कि ठीक है ये गवर्नमेंट जैसी भी है, बेशक उनके कंसर्न्स भी हैं, बट डी फैक्टो तो ये गवर्नमेंट है ना, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर तो है। आपने कहा कि यू विल वेरी मच सरप्राइज्ड, मतलब अब इतने सरप्राइजेस आ चुके हैं इस मुल्क में, अब कुछ सरप्राइज का लफ्ज जो है ना, इट हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। हम तो ये भी तवक्को नहीं करते थे DGISI जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे। और प्लस आपकी स्टोरी में ये है कि इस पर PTI के लोग बड़े वो हैं, डिस्टर्ब हैं इमरान खान साहब ने जिस तरह का स्टांस लिया है एस्टेब्लिशमेंट पे या DGISI के हवाले से या बाकी जो उनकी आर्मी ऑफिसर्स हैं,
तो इसमें क्या आप उसमें देखते हैं कि वाकई पार्टी के अंदर एक है कि इमरान खान साहब इस वक्त सबको तहस नहस किए जा रहे हैं और कोई इदारा बंदा कोई ऐसा बच नहीं गया जिस पे वो बात ना कर रहे हो, जिन्होंने कल को अगर कुछ आना भी है पावर में, अगेन वो लाइक इट और नॉट, तो कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी ये मदद उन्हें चाहिए होगी, उनके पार्टी के अंदर क्या सिचुएशन है? वाकई डरे हुए कुछ पार्टी के लोग इमरान खान साहब के इससे, इस तरह की तकरीरों से? बिल्कुल, आई थिंक जो उनकी पार्टी के अंदर मेरे जो जराए बता रहे हैं, आपको भी बेहतर जानते हैं कि उनके जो लेफ्ट राइट जो बहुत से लोग हैं, जब इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां तेज करते हैं और खास करके जब उन्होंने DGISI को लिटरली उनका नाम लेके उनको ललकारा, तो जाहिर है कि उनके जो लेफ्ट राइट लोग हैं, आपको भी पता है कि उनकी जो लॉयल्टी है, हमदर्दियां हैं, वो किधर है। फैसल वोडा का ऑलरेडी आपने देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज की है। तो उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान साहब आज हैं, कल हैं, इनका पॉलिटिकल कैरियर कितना है, जो उन्होंने तो इधर ही रहना है, उन्होंने अपनी जो सियासत करनी है। तो इस वजह से पार्टी के अंदर ये जरूर जो उनके सीनियर एडवाइजर्स हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो ये समझते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह आप डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को, खास करके DGISI को निशाना बनाएंगे, तो उसका सरासर जो फायदा है ये मौजूदा गवर्नमेंट को होगा। कामरान, क्योंकि टाइम कम रह गया, ये बताएगा कि कुछ दिनों के लिए तो हमने देखा कि उन्होंने फिर पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी थी आफ्टर दिस, जो इन्होंने बड़ा DGISI को निशाना बना के बात की, लेकिन आज फिर उन्होंने सकूत ढाका के को एक एग्जाम्पल कोट करके और एक जो आजकल के हालात हैं उसको उस टाइम के साथ जो है वो जोड़ा है। तो अगैन ये तो फिर वही हार्ड लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक वो वही वाली बात है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, ये वो वाली अप्रोच उन्होंने रखी हुई है। लेकिन जाहिर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को एज अ होल अब वो कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और यही शायद उनकी पार्टी का मौकफ है जो बाकी लोगों के, ठीक है एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट जरूर करें लेकिन इंडिविजुअल्स के नाम ना लें। अगर आप लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस वक्त कंफ्यूज भी हैं, और दूसरा इमरान खान साहब, क्लास्टर साहब भी बड़े बेहतर जानते हैं कि इमरान खान साहब की एक स्ट्रेटजी है कि वो ब्लफ भी करते हैं, वो रेटरिक ऊपर लेके जाते हैं। उनको लगता है कि अगर तो उनका काम बन जाए तो वो फिर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ब्लफ उनका कोई कॉल कर दे तो फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। तो असल में इस वक्त उनकी यही स्ट्रेटजी चल रही है। ठीक है क्लास साहब, इसके ऊपर ऐसे आपका कमेंट बनता था क्योंकि उन्होंने आपको कोट भी किया। कामरान को फिर किसी और लेंगे, मैंने कहा टाइम अगर आपके पास खा दो। कामरान इज ऑलवेज वेरी, बड़ा इनको सुनने में और मुझे तो बड़ा पसंद है। आर्टिकुलेटेड एंड ही वाज वेरी टू द पॉइंट, जी कंसाइज टू द पॉइंट। और मतलब कामरान मेरे फेवरेट उसमें से, आई ऑलवेज लव टू वॉच हिम। आज का नहीं है, बड़ा ये डान में जब आए थे ना, डान में अपना शो करते थे, डान टीवी जब लॉन्च हुआ था, वर्षा शरीफ के साथ टीम में ये शामिल थे लॉन्चिंग में। ठीक है क्लास साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लॉन्ग मार्च तो अभी यही है, कहीं जा नहीं रहा, और जिस तरह से स्लो हो गया तो आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर डेवलपमेंट पे बात करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।